हेलो हेलो सभी जनों को। अब हम पढ़ने वाले हैं ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत भाग 2। भाग 1 में हमने पढ़ा था हमारे जल वाले विद्युत संयंत्र के बारे में और ऐसे कई ज्यादा स्रोतों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे और भी कुछ स्रोतों के बारे में जो कि कन्वेंशनल सोर्सेस है, जो कि पारंपरिक स्रोत है। ठीक है, उसका भाग 2 है ये। तो आगे बढ़ते हैं, फिर भाग 1 याद होगा मैं उम्मीद करती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जैव मात्रा या फिर बायोमास। जैव मात्रा क्या है देखते हैं। वे ईंधन जो पौधे और पशु उत्पादों के कारण बनते हैं, इन ईंधनों को स्रोत जैव मात्रा कहा जाता है। तो जैव मात्रा क्या है? वे ईंधन जो पौधे और पशु उत्पादों के कारण बनता है, उस ईंधन का स्रोत जो है वो जैव मात्रा कहलाता है। तो जैव मात्रा क्या है? पशु पौधों के उत्पाद से हमारा एक ईंधन बनता है। ईंधन क्या है हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उस ईंधन का स्रोत जो है वो है हमारा जैव मात्रा। समझ में आया? तो ईंधन का स्रोत क्या है यहाँ पर? वो है हमारा जैव मात्रा। ठीक है, जैव मात्रा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? बायोमास। तो उस ईंधन का जो स्रोत है, ईंधन के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन उस ईंधन का स्रोत है हमारा जैव मात्रा। ठीक है, ये जलने पर ज्यादा गर्मी पैदा नहीं करते हैं और जब इन्हें जलाया जाता है तो काफी धुआं निकलता है। हम यहाँ पर ईंधन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर जैव मात्रा की बात कर रहे हैं। जैव मात्रा क्या क्या है? पौधे पशु वगैरह के जो उत्पाद होते हैं, जो बचे हुए हमारा कचरा होता है, उन सबको जब हम इकट्ठा कर लेते हैं उसको हम बायोमास बोलते हैं। कुछ सिलेक्टेड चीजों का, ऐसा नहीं कि प्लास्टिक को भी डाल लिया, इसको भी डाल लिया, कुछ चुनिंदा चीजों को जब हम इकट्ठा करते हैं और उससे एक ईंधन बनाते हैं, उस ईंधन के स्रोत को हम बायोमास या फिर जैव मात्रा बोलते हैं। और इस बायोमास को जलाने पर ज्यादा गर्मी पैदा नहीं होती है। लेकिन हम यहाँ पर ईंधन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बायोमास की बात कर रहे हैं। इस स्रोत से हम ईंधन कैसे बनाने वाले हैं हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इस स्रोत को यदि हम जलाए, ठीक है, इसको जलाने पर ज्यादा गर्मी पैदा नहीं होती। तो आप कंफ्यूज मत होना कि फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं, ज्यादा अच्छा नहीं है तो हम फिर लकड़ी जला लेते हैं, बायोमास अच्छा नहीं है। तो हम जैव मात्रा की बात कर रहे हैं, ठीक है, बायोमास की बात कर रहे हैं, हम बायोगैस की बात नहीं कर रहे। बायोगैस है जो कि ईंधन होगा, लेकिन बायोमास है जो कि उसका स्रोत है, और बायोमास को जलाते हैं तो ज्यादा गर्मी पैदा नहीं होती है और जब इन्हें जलाया जाता है तो काफी धुआं निकलता है। तो बायोमास या फिर जैव मात्रा को जब हम जलाते हैं तो ज्यादा गर्मी पैदा नहीं होती, उसके साथ साथ में बहुत ज्यादा धुआं भी निकलता है। ठीक है, इन ईंधनों की दक्षता में सुधार के लिए तकनीकी इनपुट आवश्यक है। दक्षता मतलब एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी मतलब कम मात्रा में ज्यादा गर्मी पैदा करने के लिए एक कुछ सुधार करना पड़ेगा हमको जैव मात्रा में। और वो सुधार क्या है? वो सुधार तकनीकी इनपुट से ही हमारा सुधार हो सकता है, ताकि इसकी दक्षता या फिर एफिशिएंसी बढ़ पाए या फिर कम मात्रा में ज्यादा गर्मी हमको मिल पाए। ठीक है, ये जो आपको चित्र दिख रहा है, बायोगैस ऊर्जा यहाँ पे ऐसी कुछ दिखती है। ठीक है, और यहाँ से उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे बढ़े। जैव मात्रा समझ में आ गया, वो स्रोत है जो पौधे और पशु के उत्पादों से ईंधन बनता है, उनका स्रोत है जैव मात्रा। इसको जलाने पर ज्यादा गर्मी पैदा नहीं होती, बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, और इसकी दक्षता बढ़ाने के लिए हमको तकनीकी इनपुट आवश्यक है। इतना समझ आ गया, तो अब आगे भी बढ़ते हैं, आगे का भी समझ में आ जाएगा फटाफट से। जब लकड़ी को ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति में जलाया जाता है तो उसमें मौजूद पानी और वाष्पशील पदार्थ निकल जाते हैं। तो जब हम एक लकड़ी लेते हैं, हमने मान लीजिए एक लकड़ी ले लिया, पेड़ से हमने थोड़ी सी लकड़ी ले ली और उस लकड़ी को ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति में, ऐसा नहीं कि खुले में जला दिया, कुछ सीमित मात्रा में हम उसको ऑक्सीजन देंगे और उसमें हम इसको जलाएंगे। और जब हम इसको जलाते हैं ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति में, तब हमारा इसमें मौजूदा पानी जो है वो उड़ जाता है ना, पानी गर्मी में भाप बनकर उड़ जाता है, और भी वाष्पशील पदार्थ या फिर वॉलेटाइल पदार्थ। ठीक है, वाष्पशील को हम वॉलेटाइल भी बोलते हैं। और वॉलेटाइल क्या है? जब हम इसको गर्मी देते हैं तो ये भी भाप बनकर उड़ जाते हैं। तो जो भी वाष्पशील पदार्थ और पानी मौजूद है उस लकड़ी में, वो उड़ जाएगा जब हम ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति में उसको जलाएंगे, और लकड़ी का कोयला अवशेष के रूप में पीछे रह जाता है। तो कोयला किस तरह से बना? हमने लकड़ी ली, लकड़ी को गर्म किया। गर्म कैसे? ऑक्सीजन की सीमित
आपूर्ति में, ठीक है, सीमित आपूर्ति में गर्म करने पर क्या हुआ, गर्म करने पर पानी और वाष्पशील पदार्थ निकल गए, निकल गए ना, निकल गए, और निकल कर क्या हुआ, निकल कर हमको मिला कोयला। कोयला होता है वो अवशेष जो बच जाता है पानी और वाष्पशील पदार्थ के निकल जाने के बाद। और लकड़ी का कोयला या फिर चारकोल हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं, अवशेष के रूप में पीछे रह जाता है। चारकोल बिना लपटों के जलता है। हमने पहले भी इस बारे में बात करी थी कि जो चारकोल है, हमारा कोयला जो है, वो बिल्कुल भी लौ के साथ में नहीं जलता है। भले ही स्टार्ट में थोड़ा सा लौ होगा उसके, बिल्कुल स्टार्ट हम जैसे ही शुरुआत करते हैं उसको जलाने की तब हल्की सी लौ आएगी, उसके बाद में वो लौ नहीं देता है, वो बस एकदम लाल रंग का चमकने लग जाता है, ठीक है, वैसे जलता है। तो चारकोल बिना लपटों के जलता है, तुलनात्मक रूप से धुआं रहित होता है, मतलब थोड़ा धुआं भले ही निकलता है लेकिन अब इसकी तुलना हम लकड़ी के साथ में करें, लकड़ी तो बहुत ज्यादा धुआं देता है, तो तुलनात्मक रूप में धुआं रहित होता है और इसमें उच्च ताप उत्पादन क्षमता रहती है। उच्च ताप उत्पादन क्षमता क्या है, ताप कितना उत्पाद कर सकता है हमारा पदार्थ, ठीक है। तो चारकोल जो है वो काफी ज्यादा गर्मी भी उत्पाद कर सकता है, उसका जो गर्मी का उत्पादन है, जो ताप का उत्पादन है, वो काफी ज्यादा उच्च है। तो चारकोल कैसे अलग है हमारी लकड़ी से, अगर आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे। एक तो भैया लकड़ी को ही जब हम ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति में जलाते हैं तो वो पानी और वाष्पशील पदार्थ के निकल जाने के बाद का अवशेष कोयला कहलाता है। ये कोयला बिना लपटों के जलता है, तुलनात्मक रूप में धुआं रहित होता है और उसका उच्च ताप उत्पादन क्षमता होती है, ठीक है, समझ में आया। आगे क्या है, गाय का गोबर, फसलों की कटाई के बाद के अवशेष जैसे विभिन्न पौधों की सामग्री, सब्जियों का कचरा और सीवेज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बायोगैस देने के लिए विघटित होते हैं। तो हमने बायोमास के बारे में पढ़ा था, ये सारी चीजें हैं हमारा बायोमास। क्या क्या, गाय का गोबर, फसलों की कटाई के बाद के अवशेष, विभिन्न पौधों की सामग्री, सब्जियों का कचरा, सीवेज, ये सब जो है ये है हमारा बायोमास, ठीक है। इस बायोमास को जब हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रखते हैं तो बायोगैस मिलता है। बायोगैस कैसे मिलता है, ये सारे जो बायोमास हैं वो विघटित हो जाते हैं और विघटन होने से हमको बायोगैस मिलती है। क्या है बायोगैस, गाय का गोबर, फसलों की कटाई के बाद के अवशेष, पौधों के अवशेष, विभिन्न पौधों के अवशेष, सब्जियों का कचरा और सीवेज जो है, उन सबको जो हम साथ में मिलाते हैं उसको बायोमास बोलते हैं। इस बायोमास को जब हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रखते हैं, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं देते हैं, तो ये बायोगैस बनाता है। कैसे, विघटित होकर, टूट कर ये बायोगैस हमको देता है, ठीक है। इसे लोकप्रिय रूप से गोबर गैस के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि प्रारंभिक सामग्री गाय का गोबर होती है। तो बायोगैस के अलावा इसको गोबर गैस भी काफी जने बोलते हैं क्योंकि इसकी जो प्रारंभिक सामग्री है, बिल्कुल स्टार्ट में जो लगती है, वो क्या है, गाय का गोबर है, ठीक है। गाय के गोबर को भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रखते हैं तो वो बायोगैस में विघटित बायोगैस देने के लिए विघटित हो जाता है, तो इसलिए इसका लोकप्रिय नाम गोबर गैस भी है। अगर आपसे पूछे गोबर गैस बायोगैस को क्यों बोलते हैं तो आप क्या बोलोगे, क्योंकि प्रारंभिक सामग्री जो है वो गाय का गोबर है, इसीलिए इसको गोबर गैस बोलते हैं। ऐसा नहीं कि गोबर जैसी बदबू आती है इसलिए, ऐसा कुछ नहीं है। प्रारंभिक जो हमारा सामग्री है वो गाय का गोबर होता है। समझ आया। आगे क्या है, संयंत्र में ईंटों से निर्मित गुंबद जैसी संरचना है। मिक्सिंग टैंक में गाय के गोबर और पानी का घोल बनाया जाता है जहां से इसे डाइजेस्टर में डाला जाता है। तो आपको ऐसे गुंबद जैसा दिख रहा होगा ये चित्र में, ठीक है, मैंने ऐसे दिखाया आपको, ये गुंबद जैसा है ना। तो ये ईंटों का बना होता है और यहाँ से हमारा गाय का गोबर और क्या, और पानी का घोल डाला जाता है और ये यहाँ से नीचे जाता है और यहाँ पर पहुंच जाता है, ठीक है, यहाँ पर पहुंच जाता है। अब क्या, अपघटन प्रक्रिया पूरी होने और मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसों का उत्पन्न करने में कुछ दिन लगता है। तो इन सब का विघटन होता है ना, हमने अभी पढ़ा था कि किस तरह से विघटित होते हैं वो बायोगैस बनाने के लिए।
तो ये विघटन की प्रक्रिया जो है वो कुछ टाइम लगाती है। विघटन होने के बाद में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें उत्पन्न होती है और उसमें कुछ समय लगता है। तो हमने अभी क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि हमारी जो बायोगैस है, बायोगैस में क्या क्या होता है? हमारे बायोगैस में होता है मीथेन, ठीक है, बायोगैस में होता है हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ साथ हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। और ये बनने में कुछ दिन लगता है। कुछ दिन किसको लगता है? हमने जो घोल डाला है गाय का गोबर और पानी का बिना ऑक्सीजन के, उसको विघटित होने में, अपघटन प्रक्रिया होने में, विघटन या अपघटन प्रक्रिया होने में कुछ दिन लगता है और अपघटन होकर मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे गैस उत्पन्न होते हैं। समझ आया? आगे क्या है? बायोगैस को डाइजेस्टर के ऊपर गैस टैंक में संग्रहित किया जाता है, जहां से उन्हें उपयोग के लिए पाइप के माध्यम से निकाला जाता है। अब ये तो आपको पता है कि गैस हल्का होता है, तो गैस यहाँ से उत्पन्न होकर धीरे धीरे ऊपर की ओर आने लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस जगह पर हमारा गैस इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। और जब हम उनको उपयोग करना होता है तो हम इस पाइप से गैस को निकाल कर उपयोग उसको कर, ठीक है। ये है हमारा गैस आउटलेट, यानी कि जहां से गैस बाहर निकलती है। समझ आया? तो क्या समझा हमने यहाँ पर? बायोमास को जब हम मिक्सिंग टैंक से डाइजेस्टर में डालते हैं, मतलब जो भी हमारा गोबर और पानी का घोल है उसको मिक्सिंग टैंक से डाइजेस्टर में डालते हैं, तो अपघटन प्रक्रिया होने में थोड़ा वक्त लगता है। अपघटन प्रक्रिया होने के बाद में हमको मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे गैसेस मिलते हैं। और वो कहाँ पर माफ करिएगा, और वो कहाँ पर संग्रहित होते हैं? वो संग्रहित होते हैं हमारे बायोगैस के गैस चेम्बर, गैस या फिर गैस टंकी में, ठीक है। हमारी गैस की टंकी होती है, वहां पर वो संग्रहित होते हैं ऊपर गैस टैंक। अब इस गैस टैंक में से जब हमको जरूरत होती है तो हम वो पाइप खोलकर वहां से गैस को निकाल लेते हैं। तो समझ में आया बायोगैस कैसे बनती है? बायोमास से जब उसका अपघटन होता है बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तब हमको बायोमास मिलता है बायोगैस के अपघटन से। समझ आया इतना? आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बायोगैस के लाभ, ठीक है। हमने बायोगैस के बारे में पढ़ा, बायोगैस क्यों पढ़ना चाहिए, इसका इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, लकड़ी क्यों नहीं जलानी चाहिए, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या कि बायोगैस के लाभ होते हैं। क्या लाभ होते हैं? पहला तो है बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है, क्योंकि इसमें 75% तक मीथेन रहता है। तो ये बहुत ही अच्छा ईंधन है। क्यों? क्योंकि इसमें 75% तक मीथेन रहता है, जो कि आसानी से जलता भी है। इसकी ताप की क्षमता भी, ताप उत्पादन की क्षमता भी काफी ज्यादा होती है। तो बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है, अच्छा ईंधन है। क्यों? क्योंकि इसमें 75% तक मीथेन होती है। दूसरा क्या है? यह बिना धुएं के जलता है। लकड़ी, कोयला और कोयले के जलने में राख जैसा कोई अवशेष नहीं छोड़ता है। तो ये जो हमारा बायोगैस है वो बिना धुएं के जलता है। बायोमास जलता था धुएं के साथ में, लेकिन बायोमास अपघटित होकर बायोगैस बन चुका है और ये बायोगैस बिना धुएं के जलता है। हालांकि लकड़ी, कोयले वगैरह जो है वो फिर भी धुआं छोड़ दे, वो फिर भी अवशेष छोड़ देते हैं, वो फिर भी राख छोड़ देते हैं, लेकिन हमारा बायोगैस कोई भी अवशेष नहीं छोड़ता है और ना ही धुएं के साथ में जलता है। तो ये दूसरा लाभ हो गया। तीसरा लाभ क्या है? इसकी ताप क्षमता अधिक है। मैंने पहले बताया था कि कैसे इसकी ताप उत्पादन क्षमता बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पर वो ये है, इसकी ताप क्षमता अधिक है, यानी कि कम मात्रा में ज्यादा गर्मी, ठीक है, कम मात्रा में ज्यादा गर्मी उत्पन्न होती है। और चौथा क्या है? बायोगैस का उपयोग रोशनी के लिए भी किया जाता है, यानी कि हमारे जो लैंप होते हैं, कुछ लैंप्स होते हैं जो गैस से जलते हैं, वो लैंप, उस रोशनी के लिए भी बायोगैस का उपयोग किया जा सकता है। तो बायोगैस के लाभ समझ में आ गए, बायोगैस क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए भाई, समझ में आया? इतना समझ में आया तो आगे का भी समझ में आ जाएगा आसानी से। आगे बढ़ते हैं। बायोगैस हमने खत्म कर दिया, बायोगैस के लाभों के बारे में भी पढ़ लिया है, ठीक है। बायोगैस के लाभ कुछ और हैं, देखते हैं। बचे हुए घोल को समय समय पर हटा दिया जाता है और नाइट्रोजन और फास्फोरस से भरपूर उत्कृष्ट खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। तो जब हमारा बायोमास
अपघटित होता है या फिर हाँ अपघटित होता है तो थोड़ा सा अवशेष छोड़ता है। ठीक है, बायोमास अपघटित होकर थोड़ा सा कचरा नीचे छोड़ देता है, हल्का सा कचरा नीचे छोड़ देता है, लेकिन वो कचरा नाइट्रोजन और फास्फोरस में बहुत ही ज्यादा भरपूर होता है, जो कि बहुत ही एक अच्छा खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो ये बचा कुचा जो आप कचरा भी बोल रहे हैं वो भी एक बहुत ही ज्यादा उत्कृष्ट खाद है, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बहुत ज्यादा है। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे क्या है, ऊर्जा और खाद की आपूर्ति के अलावा अपशिष्ट निपटान। अपशिष्ट निपटान मतलब वेस्ट डिस्पोजल। तो हमने ऊर्जा और खाद तो हमको मिल गया, ठीक है, ऊर्जा भी उत्पन्न कर ली हमने, खाद भी हमको मिल गया, बचा कुचा जो कचरा था वो नाइट्रोजन और फास्फोरस में बहुत ज्यादा भरपूर था, तो वो उत्कृष्ट खाद भी बन गया। लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो घर का कचरा है वो भी निपट गया। कैसे, इसी कचरे से तो हमने बायोगैस और खाद बनाई, इसी कचरे से तो हमने ऊर्जा और खाद बनाई। तो ऊर्जा और खाद की आपूर्ति के अलावा अपशिष्ट निपटान भी हो गया, यानी वेस्ट डिस्पोजल भी हो गया, यानी कचरे का निपटान भी हो गया। समझ आया इतना? आगे बढ़ते हैं फिर। आगे क्या है भाई, आगे है हमारी पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा से क्या समझ आ रहा है, पवन है और ऊर्जा है, यानी पवन से जो हम ऊर्जा का उत्पन्न करते हैं वो है। ठीक है, विंड एनर्जी इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। पवन ऊर्जा क्या है, सौर विकिरण यानी कि सोलार रेडिएशन जो है, सौर विकिरण द्वारा भूभाग और जल निकायों के आसमान के असमान तापन से वायु की गति उत्पन्न होती है और हवाएं चलती है। आपने पढ़ा होगा बचपन में किस तरह से हमारी एक सी ब्रीज होती है और लैंड ब्रीज होती है। ठीक है, वो क्यों होती है, क्योंकि भूभाग और जल निकाय जो है उनका असमान तापमान होता है। ठीक है, इस असमान तापन के वजह से वायु की गति उत्पन्न होती है। ठीक है, इसके वजह से हमारी वायु की गति क्यों उत्पन्न होती है समझ में आया। तो हमारा भूभाग और जल निकाय जो है वहां पर असमान गर्मी होती है, तो इस वजह से वायु की गति उत्पन्न होती है और हवाएं चलती है। हवा की इस गतिज ऊर्जा का उपयोग कार्य करने के लिए किया जा सकता है। इस ऊर्जा का उपयोग पवन चक्कियों द्वारा पहले यांत्रिक कार्य करने में किया जाता है। हमारी हवा की ये जो गतिज ऊर्जा है, जो हमारी वायु की गति है, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और भी सारे काम करने के लिए, बहुत सारे कार्य करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह से, हमारी पवन चक्कियों का इस्तेमाल कर पवन चक्कियां यानी कि विंड मिल्स, जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है ये पवन चक्की है, ये जो आपको दिख रहा है ये पवन चक्की है। पवन चक्की क्या है, आपको ऐसे फैन जैसे कुछ दिखेगा, इसको हम विंड मिल भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो विंड मिल्स क्या है, विंड मिल्स या हमारी गतिज ऊर्जा को यांत्रिक कार्य करने के लिए इस्तेमाल में लिए जाते हैं। तो हमारा विंड मिल क्या करता है, गतिज ऊर्जा जो है हमारी, गतिज ऊर्जा किसकी, गतिज ऊर्जा वायु की, ये विंड मिल से होके जाती है या फिर हमारे पवन चक्की से होके जाती है। ठीक है, पवन चक्की से होके जाती है और ये बन जाती है हमारी यांत्रिक कार्य करने में इस्तेमाल की जाने वाली ऊर्जा, यांत्रिक कार्य में इस्तेमाल। ठीक है, समझ आया, क्या समझ आया, पवन ऊर्जा का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। पहले तो पवन की गति क्यों होती है, वायु की गति कैसे उत्पन्न होती है, भूभाग और जल निकायों का असमान तापन के वजह से। ठीक है, इस गतिज ऊर्जा का उपयोग हम कार्य करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, पवन चक्कियों का उपयोग कर पवन चक्की से हम गतिज ऊर्जा को यांत्रिक कार्य करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतना समझ आया। अब है हमारा पवन ऊर्जा बिजली पैदा करने में काम आता है। हमने अभी तक यांत्रिक कार्य के बारे में पढ़ा था, अब हम ये भी देखेंगे कि पवन ऊर्जा जो है वो बिजली पैदा करने में भी काम आ सकता है। कैसे, बिजली उत्पन्न करने के लिए पवन चक्की की घूर्णन गति का उपयोग विद्युत जनरेटर के टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। तो हमारी जो पवन चक्की है, पवन चक्की जब घूमती है, पवन चक्की जब घूमती है, घूमने पर वो उसके साथ में टरबाइन को भी घुमाती है। ठीक है, इस टरबाइन से फिर हमको विद्युत मिलता है, ये विद्युत को जनरेट करता है या विद्युत का उत्पन्न करता है। तो पवन चक्की की घूर्णन गति का उपयोग कर विद्युत जनरेटर का जो टरबाइन है वो भी घुमाया जाता है और इस तरह से हम बिजली पैदा कर सकते हैं। लेकिन एकल पवन चक्की का उत्पादन काफी छोटा होता है। यदि हम एक ही पवन चक्की का लें
अब एक ही पवन चक्की की घूर्णन गति को ले तो हमारा जो उत्पाद हुआ विद्युत वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, बहुत ही ज्यादा कम होता है और इसका उपयोग व्यावसायिक यानी कि रोजमर्रा के उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता। तो एकल पवन चक्की का उत्पादन इतना छोटा होता है कि इसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता। रोजमर्रा की जिंदगी के रोजमर्रा के कामों के लिए, लाइटों को जलाने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। क्यों? क्योंकि एक पवन चक्की का बहुत ही ज्यादा कम उत्पादन होता है विद्युत। ठीक है, इसलिए एक बड़े क्षेत्र में कई पवन चक्कियां लगाई जाती है जिसे पवन ऊर्जा फार्म के रूप में कहा जाता है। ठीक है, या फिर पवन ऊर्जा खेत भी बोल सकते हैं। फार्म खेत एक ही बात होती है। तो क्या होता है, क्यों इस्तेमाल करते हैं हम पवन ऊर्जा फार्म का? क्योंकि एकल जो हमारी पवन चक्की है उसका उत्पादन बहुत कम होता है, तो हमको बहुत सारी पवन चक्कियां चाहिए। तो इसलिए एक बड़े क्षेत्र में बहुत सारी पवन चक्कियों को हम लगा देते हैं और इस क्षेत्र को हम पवन ऊर्जा फार्म या फिर पवन ऊर्जा खेत भी बोलते हैं। समझ में आया पवन ऊर्जा खेत क्यों इस्तेमाल में किया जाता है? क्योंकि एक आप बोलोगे, अगर कोई बोला देखो एक पवन चक्की कितनी बड़ी है, आप एक से ही पूरा ऊर्जा निकाल लो ना, विद्युत निकाल लो, तो आपके पास में उत्तर होगा क्या? क्योंकि एक पवन चक्की का उत्पादन बहुत छोटा होता है, इसीलिए बड़े क्षेत्र में बहुत सारी पवन चक्कियां लगाते हैं हम और इसे हम पवन ऊर्जा खेत या फिर पवन ऊर्जा फार्म कहते हैं। समझ आया इतना? आगे बढ़े फिर। आगे है हमारा कि व्यावसायिक पैमाने पर बिजली प्राप्त करने के लिए एक खेत में प्रत्येक पवन चक्की के ऊर्जा उत्पादन को एक साथ जोड़ा जाता है। तो हमको व्यावसायिक मतलब हमारी रोज की जिंदगी के पैमाने तक अगर हमको बिजली चाहिए तो हम इस पूरे खेत में, मान लीजिए ये खेत है, ठीक है, यहाँ पर एक हमारी पवन चक्की है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो इन सब चक्कियों से जो उत्पादन होता है उन सबको जोड़कर, इन सबको जोड़कर हमको मिलता है पूरा का पूरा विद्युत। कौन सा विद्युत? व्यावसायिक पैमाने पर इस्तेमाल किए जाने वाला ठीक है। कौन सा विद्युत? व्यावसायिक पैमाने पर इस्तेमाल किया जाने वाला विद्युत। कैसे? पूरे जो खेत हैं उसके अंदर जितने भी पवन चक्की हैं हमारे, उन सबको जब हम साथ में जोड़ देते हैं, उन सबके ऊर्जा उत्पादन को एक साथ जोड़ देते हैं, तब हमको व्यावसायिक पैमाने पर बिजली प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब क्या है? पवन ऊर्जा का दोहन। ठीक है, देखते हैं। तो डेनमार्क नाम की जो जगह है, डेनमार्क को हवाओं का देश कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी बिजली की 25% से अधिक जरूरतें पवन चक्कियों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से उत्पन्न होती है। तो डेनमार्क को हवाओं का देश क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनकी बिजली की, ऐसा नहीं कि अच्छा हाँ वहां पे बड़ी हवाएं चलती है इसीलिए, हाँ वहां पे हवाएं जरूर चलती है, लेकिन उनकी बिजली का 25% जो है वो हमारी पवन चक्कियों के एक विशाल नेटवर्क के माध्यम से उत्पन्न होता है। इसीलिए डेनमार्क को हम हवाओं का देश कहते हैं। कुल उत्पादन के मामले में जर्मनी अग्रणी है, जबकि भारत बिजली के उत्पादन के लिए पवन ऊर्जा का उपयोग करने में 5वें स्थान पर है। ठीक है, तो डेनमार्क तो है ही हवाओं का देश, क्योंकि उसका 25% जो है वो बिजली वो पवन चक्कियों से निकलता है, 25% बिजली उनकी। ठीक है, उसके बाद में जर्मनी जो है वो अग्रणी है और हमारा जो भारत है वो 5वें स्थान पर है। फिर भी इतना कम भी नहीं है, 5वें स्थान पर है हमारा भारत पवन ऊर्जा का उपयोग करने में। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा का फार्म कहाँ है? आप बोलोगे अरे भारत तो 5वें स्थान पर है, लेकिन मैंने तो कभी पवन चक्की नहीं देखी। क्योंकि हमारी पवन चक्की जो है वो तमिलनाडु में कन्याकुमारी के पास में स्थापित है और वहां पर 380 मेगावाट, ठीक है, 380 मेगावाट बिजली पैदा होती है। तो भारत में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा का फार्म किधर है? तमिलनाडु में कन्याकुमारी के पास में स्थापित है और वहां पर 380 मेगावाट बिजली पैदा होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप तो बड़ा भारतीय बन के घूमते हो, आप बताओ जरा पवन ऊर्जा का फार्म कहाँ है सबसे बड़ा भारत में, तो आप बता सकते हो कि तमिलनाडु में कन्याकुमारी के पास में हमारा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा का फार्म है और वहां पर 380 मेगावाट बिजली पैदा होती है। समझ आ गया? अब बिजली के लिए पवन ऊर्जा का उपयोग करने में समस्या।
पवन ऊर्जा बहुत ही बढ़िया है, लेकिन उसमें भी समस्या है। जब हम बिजली के लिए पवन ऊर्जा का उपयोग करते हैं उसमें भी कुछ समस्या है। क्या समस्या है देखें। पहली समस्या तो है कि पवन ऊर्जा फार्म केवल उन्हीं स्थानों पर स्थापित किया जा सकता है जहां वर्ष में अधिकांश भाग के लिए हवा चलती है। तो पवन ऊर्जा का फार्म हम वहीं पे जगह लगा सकते हैं जहां पर साल में करीब हर दिन हवा चलती है। ऐसे नहीं कि आप छत पे लगा देंगे। छत पे क्या रोज हवा चलती है? यदि आप छत पे लगा दो तो क्या आपके पूरे घर में रोज मिलेगा आपको ऊर्जा? नहीं, क्योंकि कभी कभी हवा नहीं भी चलती है हमारे घरों में। ठीक है, इसीलिए अधिकांश भाग, हमारे साल के अधिकांश भाग में जहां पर हवा चलती है वहां पर ही पवन ऊर्जा का फार्म लगा सकते हैं, वहां पर ही पवन ऊर्जा के स्थान को स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है, टरबाइन की आवश्यक गति बनाए रखने के लिए हवा की गति कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। तो टरबाइन को घुमाने के लिए भी कुछ गति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हल्की सी हवा चल रही है उससे भी टरबाइन घूम रहा है, नहीं, हमको चाहिए गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हमारी हवा चलनी चाहिए, वरना या फिर उससे अधिक से या फिर उससे अधिक हमारी हवा चलनी चाहिए, उसकी गति होनी चाहिए, वरना हमारा टरबाइन नहीं घूमेगा और ऊर्जा बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, तीसरा क्या है, पवन ऊर्जा फार्मों की स्थापना के लिए बड़े क्षेत्रों की भूमि की आवश्यकता होती है। 1 मेगावाट के जनरेटर के लिए पवन ऊर्जा फार्म लगभग 2 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होती है। हमने पढ़ा जैसे भारत का सबसे ज्यादा बड़ा वाला हमारा पवन ऊर्जा का फार्म 380 मेगावाट की ऊर्जा निकालता है। तो आप देखिए 1 मेगावाट के लिए ही हमको 2 हेक्टर, ठीक है, 2 हेक्टर भूमि की जरूरत होती है। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया कि पवन ऊर्जा फार्मों की स्थापना के लिए हमको बहुत बड़े बड़े क्षेत्र लगते हैं, क्योंकि केवल 1 मेगावाट निकालने के लिए ही हमको 2 हेक्टर भूमि लग जाती है। चौथा क्या है, फार्म की स्थापना की प्रारंभिक लागत काफी अधिक है। यानी कि पहले जब हमारी पवन चक्कियां आती है, उसके अंदर की तकनीकी चीजें आती है, उन सब में बहुत ज्यादा खर्चा है। तो हमारा फार्म की स्थापना की जो प्रारंभिक लागत है वो बहुत ज्यादा अधिक होता है। और आखिरी क्या है, उच्च स्तर में रख रखाव की आवश्यकता है। हमारे पवन चक्कियों को उच्च स्तर पर रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, वरना क्या होगा, हमारे टरबाइन घूमेंगे ही नहीं। ठीक है, तो समस्याएं आपको समझ में आ गई। पहला समस्या ये है कि वहां पे रखना है जहां पर साल में हर दिन हवा चलती है, ऑलमोस्ट अधिकांश भाग में हवा चलती है। ठीक है, दूसरा क्या है, हवा में भी उसकी गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होनी चाहिए, वरना टरबाइन घूमेगा नहीं। तीसरा क्या है, बहुत बड़े बड़े क्षेत्र चाहिए भूमि के, क्योंकि 1 मेगावाट निकालने के लिए हमको लगभग 2 हेक्टर लग जाते हैं। तो सोचिए और भी ज्यादा निकालने के लिए कितने हेक्टर लग जाते होंगे। और फिर क्या है, फार्म की स्थापना के प्रारंभिक लागत जो है वो बहुत ज्यादा है, प्रारंभ में बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। और आखिरी है, उच्च स्तर में रखरखाव की आवश्यकता है। ठीक है, जो हमारे कॉमन मैन नहीं कर सकते, आम आदमी नहीं कर सकता है, इसलिए हमको ये समस्या है कि हम पवन ऊर्जा से बिजली उत्पन्न नहीं कर सकते बहुत आसानी से। समझ आया? प्रश्न करें अब। प्रश्न पहला क्या है, जीवाश्मी ईंधन की क्या हानियां हैं। देखते हैं जीवाश्मी ईंधन क्या क्या थे, हमने पढ़े थे। कोयला ले लीजिए, कोयला और पेट्रोलियम है ना। तो इनकी क्या क्या हानियां हैं। पहला तो कि बड़ा प्रदूषण करते हैं। ठीक है, प्रदूषण बहुत होता है इस ईंधन के जलने पर। ठीक है, प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है। दूसरा क्या है भाई, ये ईंधन जब जलता है तब नाइट्रोजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फाइड, ये सारे सल्फर, इन सब के हमारे अम्लीय ये सारे गैस निकलते हैं हमारे, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे गैस निकलते हैं इनके जलने पर, इन ईंधन के जलने पर निकलते हैं, और ये फिर बना लेते हैं अम्लीय ऑक्साइड। ठीक है, मेरे साथ साथ में लिखते जाइए, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ ताकि आप लोग मैं जो बोल रही हूँ वो लिख पाए। ठीक है, तो हमारे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर के गैस निकलते हैं जो कि फिर अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि फिर अम्लीय वर्षा कर देते हैं, जिससे कि हमारे बहुत सारे इमारतें जो है वो सारी खराब हो जाती हैं।
ठीक है, हमारे पेड़ पौधे फसलें भी खराब हो जाती है। तो जीवाश्म ईंधन से क्या होता है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर जैसी गैसें निकलती है जो कि अम्लीय ऑक्साइड बनाती है और अम्लीय वर्षा हो जाती है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या है, तीसरा है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है और इसकी एक और हानि है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। हमने पहले भी पढ़ा था ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में। तो ये एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव करता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा जीवाश्म ईंधन जलाने पर निकलता है वो एक ग्रीन हाउस गैस है और एक ग्रीन हाउस प्रभाव धरती पर करता है। ठीक है, आखिरी क्या है ये कि ये गैर नवीकरणीय है। गैर नवीकरणीय मतलब ये वापस इनका नवीकरण नहीं हो सकता। अगर इसका एक बार इस्तेमाल हो गया तो हो गया, ये खत्म हो गए, इनको वापस इस्तेमाल, इनका नवीकरण नहीं किया जा सकता। गैर नवीकरणीय ईंधन है। तो समझ आया, 4 पॉइंट मैंने यहाँ पे जो लिखवाए हानियां। पहले तो क्या, जीवाश्म ईंधन कोयला और पेट्रोलियम जैसी चीजें होती है, कोयला और पेट्रोलियम होता है। ठीक है, कोयला और पेट्रोलियम प्रदूषण बहुत करता है जब वो ईंधन जलते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर जैसे गैस निकालता है, वो अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं और उनसे अम्लीय वर्षा होती है। उसके बाद में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है और जो कि हमारे धरती पर ग्रीन हाउस प्रभाव में मदद करती है। ग्रीन हाउस प्रभाव हमारी धरती के लिए अच्छा नहीं है और कार्बन डाइऑक्साइड उसको बढ़ावा देती है। ठीक है, और आखिरी क्या है, वो एक गैर नवीकरणीय ईंधन है। वो एक बार इस्तेमाल हो गया तो हो गया, उसको आप नवीकरण नहीं कर सकते। तो प्रश्न एक समझ में आ गया। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ साथ साथ में लिख भी लिया होगा। भूल जाते हैं बच्चे क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा थियोरी होती है, इसलिए साथ साथ में लिखोगे तो सब याद हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं। हमने देखा कि हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान दे रहे हैं। जीवाश्म ईंधन के अलावा हमने सौर ऊर्जा के बारे में देखा, हम सौर ऊर्जा के बारे में देखेंगे, हमने पवन ऊर्जा के बारे में देखा, हमने जल विद्युत संयंत्र के बारे में देखा। इन सब के बारे में क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्यों हम ध्यान दे रहे हैं। 3 पॉइंट है। ठीक है, पहला तो क्योंकि जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय है। ठीक है, गैर नवीकरणीय है, ये तो एक मेजर है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय, आप इतना इस्तेमाल करते जाओगे तो जीवाश्म ईंधन खत्म हो जाएंगे। जो कि हमारा दूसरा पॉइंट है कि सीमित मात्रा में ईंधन है लेकिन अधिक मात्रा में उपयोग में आते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है। और तीसरा क्या है कि इसी रेट से या इसी दर से यदि इस्तेमाल किए जाए तो जीवाश्म ईंधन समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, समाप्त हो जाएंगे। समझ आया कि हमको विकल्पित स्रोतों के बारे में क्यों ध्यान देना है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय है, सीमित मात्रा में है और इसका उपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है और इसी दर में अगर उपयोग चलता रहा तो हमारे जीवाश्म ईंधन समाप्त हो जाएंगे और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। समझ आया इतना। आखिरी प्रश्न देखते हैं। आखिरी प्रश्न क्या है, हमारी सुविधा के लिए पवन तथा जल ऊर्जा के प्रारंभिक उपयोग में किस प्रकार सुधार किए गए हैं। तो हमारे जल ऊर्जा जो है उसमें क्या सुधार किए गए हैं देखते हैं। हमारे उन्होंने पहाड़ी क्षेत्र में बड़े बांध बनाए हैं। बड़े बड़े बांध बनाए हैं और
पानी को वहां पर पानी को भारी मात्रा में संग्रहित यानी कि स्टोर, ठीक है, संग्रहित किया जाता है। और ये जो पानी है और पानी पाइप से तल तक, पाइप के माध्यम से तल तक आता है और जल विद्युत संयंत्र चलाता है। तो क्या हमारा जल में सुधार आया कि अब हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में बांध बनाए जाते हैं और वहां पर बड़ी मात्रा में पानी को संग्रहित किया जाता है और वो पानी पाइप के माध्यम से तल तक आते हैं और जल विद्युत संयंत्र चलाते हैं और उससे विद्युत हमको मिलता है। और अब हम क्या देखेंगे, पवन में भी इसी तरह और इसी तरह पवन ऊर्जा से टरबाइन चलाकर इसकी गति का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या हुआ, हमने क्या पढ़ा इस प्रश्न में कि जल में पहाड़ी क्षेत्रों में बांध बनाया जाता है, पानी को भारी मात्रा में संग्रहित किया जाता है, उसको पानी के पाइप से तल तक लाया जाता है और वहां पर जल विद्युत संयंत्र चलाया जाता है। और पवन में क्या होता है, पवन ऊर्जा में जो हमने टरबाइन के बारे में पढ़ा था, इसी वीडियो में हमने पढ़ा टरबाइन के बारे में कि किस तरह से हमारी जो गति हमारे वायु की गति से पवन चक्की घूमती है और उससे हमारा टरबाइन घूमता है और टरबाइन से विद्युत निकलता है। तो वही होगा, पवन ऊर्जा से टरबाइन चलेगी तो पवन ऊर्जा से टरबाइन चलाकर उसकी गति का इस्तेमाल किया जाता है और उससे विद्युत हमारी उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार में क्या क्या सुधार आए हैं आपको समझ में आ गया, किस प्रकार में क्या क्या सुधार आए हैं। ये सेशन के लिए इतना ही था, आगे हम पढ़ेंगे और धीरे धीरे पूरा का पूरा अध्याय खत्म कर देंगे। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि जितना पढ़ा है वो आप बिल्कुल रिवाइज कर लें, क्योंकि आगे जो भी हम पढ़ेंगे वो सब इससे कहीं ना कहीं पे रिलेटेड होगा, संबंधित होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए अगली बार जब हम वीडियो में पढ़ेंगे मिलेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और स्टडी रूम के साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद।